एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शाहवान जियायू को सॉरी बोलता है और कहता है कि वो ऑलरेडी कुछ चीज़ों से परेशान था, इसीलिए वो उस पर चिल्ला उठा। ये सुनकर जियायू उसे बोलती है कि अगर वो उसे किसी बात पर गुस्सा है तो वो उसे शांति से बताए, ना कि इस तरीके से उस पर चिल्लाए। शाहवान फिर वहाँ से अपने घर पर चला जाता है। घर जाने के बाद वो पढ़ रहा होता है और माओ आगे वाले रूम में टीवी देख रहा था कि तभी माओ के डैड और एपिंग घर पर आ जाते हैं। वो यहाँ पर शाहवान को उसके लिए लाए हुए शूज़ देते हैं, जो कि शाहवान लेने से मना कर देता है और कहता है कि वो कोई कंपटीशन में पार्ट नहीं लेगा। वहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो किसी को समझ नहीं आता। फिर माओ और उसके डैड वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद माओ के डैड उससे पूछते हैं तो बताता है कि उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। इधर एपिंग यहाँ पर बहुत सारा ट्राई करती है कि वो उससे पूछे कि क्या हुआ है, पर फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से निकल जाती है। वो रूम से जा ही रही होती है कि उसे शाहवान बोलता है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है मॉम, मैं आपको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करूँगा अपनी पूरी मेहनत करके। यही सुनने के बाद एपिंग को थोड़ा बहुत समझ में आने लग जाता है कि शायद उसको भी उसके रिलेशन के बारे में पता चल गया है। अगली सुबह अब एपिंग माओ के डैड को जूते वापस कर देती है और बोलती है कि अभी कुछ टाइम तक उन्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि शाहवान अपने डैड की तरह एक प्राउड और रिस्पेक्ट वाला इंसान है और उसे अभी एपिंग और माओ के डैड को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जो सुनकर माओ के डैड सैड हो जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। इधर वॉन्टन शॉप में एपिंग बैठी रहती है तो पता चलता है कि मॉडल फैमिली के कंपटीशन में कोई भी नहीं जीता सिवाय शियो और उसके डैड के। वो दोनों अपनी परफॉर्मेंस की वजह से सबसे फेवरेट हो जाते हैं, पर जो उस कंपटीशन का प्राइस होता है वो थाईलैंड मलेशिया का टूर नहीं बल्कि एक दिन का वहीं आसपास की जगह का टूर होता है। शिव तो अपने कूपन लेकर वॉन्टन शॉप पर आती है। वो लोग बात करने लगते हैं कि कहीं माओ के डैड को एपिंग के लिए फीलिंग्स तो नहीं है। शिव और कॉमन की मॉम ये बात कर रहे होते हैं कि तभी उनका एक नेबर उनके पास में एक फैक्ट्री की जगह खोले हुए म्यूजियम का इनविटेशन देकर चला जाता है और कहता है कि सभी लोग इनॉग्रेशन सेरेमनी पर ज़रूर आना। स्कूल में चेनमो और जियायू की क्लास का फिजिकल टेस्ट हो रहा होता है, जहाँ पर चेनमो फर्स्ट आती हैं और बाकी दोनों को अपनी रेस कंप्लीट करके पास होने के लिए मोटिवेट करती हैं। रेस के बाद ये लोग अब बेंच पर बैठे ही होते हैं कि वहाँ पर सामने वो लोग शाहवान को उसके क्लासमेट के साथ बास्केटबॉल खेलता हुआ देखते हैं। थोड़ी देर बाद जब जियायू वॉशरूम जा रही होती हैं तो वो सुनती हैं कि कैसे शाहवान के क्लासमेट्स उसके फटे हुए शूज़ का मजाक उड़ा रहे थे। ये सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इधर वॉन्टन शॉप में एपिंग काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर माओ के डैड आते हैं और बताते हैं कि उन्हें बिजनेस ट्रिप पर जाना है और वो रात भर सोए बगैर यही सोच रहे थे कि वो शाहवान को कैसे कन्विंस करेंगे अब एपिंग से बात करते रहने के लिए। माओ के डैड ऑर्डर देने का नाटक भी करते हैं, पर फिर बात होने के बाद वो अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं चेनमो, जियायू और कामेन अपने स्कूल से निकल ही रहे होते हैं कि माओ जियायू को अपने साथ अपने स्कूल की टीचर के पास लेकर जाता है, जहाँ पर उसके टीचर उसके डैड को मिलने के लिए बुला रहे थे ताकि वो माओ की ग्रुप चीटिंग की कंप्लेन कर सके। जियायू अब जैसे जैसे इस बार माओ को बचा लेती है और वो दोनों घर पर आ जाते हैं। शाम को अब शाहवान बैठकर खाना खा रहा होता है कि तभी वॉशिंग मशीन डिलीवरी के लिए लोग आ जाते हैं, जो कि माओ के डैड ने भेजी थी। शाहवान पहले तो उसे अंदर लेने से मना कर देता है, पर फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए उसे अंदर रखवा लेता है। जियायू के घर पर भी ग्रैंड माओ से उस पुरानी फैक्ट्री के बारे में बताती है, जो कि अभी म्यूजियम बनने वाली है। वो बताती है माओ और जियायू को कि कैसे वो लोग वहाँ पर काम करते थे और बातों ही बातों में शाहवान के डैड के बारे में भी बात चालू हो जाती है और पता चलता है कि उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और तब से अब तक उनकी फैमिली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रही है। जियायू यहाँ पर शाहवान की पुअर फाइनेंसेस के बारे में और नहीं सुन पाती, इसीलिए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एपिंग जैसे ही काम करके घर पर आती हैं तो शाहवान उसे मशीन के बारे में बताता है। वो बोलता है कि वो ये मशीन उन्हें वापस कर देंगे और वो अपनी मॉम को नई मशीन दिलाएगा। जब उसकी मॉम उसे पैसों का पूछती हैं तो एक क्लिप्स दिखाता है सीन का, जहाँ पर शाहवान वो स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहा होता है। अब रात हो जाती है और फिर माओ अपने घर पर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके डैड फिर से ड्रंक हैं और उल्टियाँ कर रहे हैं। वो उन्हें संभालता है और उन्हें सुलाने में हेल्प करता है। पूरे टाइम अब जब वो सोते नहीं हैं तो वो यही बोलते रहते हैं कि कैसे माओ की मॉम मुझे छोड़कर जापान चली गई, क्योंकि उनको लगता था कि माओ के डैड उनके वर्दी नहीं है। अगले दिन फिर स्कूल में जियायू सबसे लंच मनी कलेक्ट करके अपने डेस्क के नीचे रखती हैं, लेकिन पीई पीरियड से आने के बाद वो पैसे गायब हो जाते हैं, जिस वजह से सभी लोग अब एक दूसरे को एक्यूज करने लग जाते हैं। और आखिर में अब उनकी चाइनीज सब्जेक्ट की टीचर उनके क्लास टीचर मिस्टर जू को बुलाती है। मिस्टर जू यहाँ पर बच्चों को प्यार से समझाते हैं कि उन्हें अपनी गलती मानकर आगे आकर सॉरी बोलना चाहिए और बाकियों को उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। जियायू भी यहाँ पर बोलती है कि जिस बच्चे ने भी किया है अगर वो पैसे रिटर्न कर देगा
तो सभी लोग उसे माफ़ कर देंगे। फिर मिस्टर जू के साथ सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग लंच के लिए जाएंगे और अगर तब तक पैसे वापस आ जाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और वैसा ही होता है, जिस बच्चे ने पैसे लिए थे वो उन्हें वापस रख देते हैं और पैसे मिलने के बाद सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। इस बार फिर से माओ के टीचर उसके डैड को स्कूल में बुलाते हैं। इस बार उन्हें ही जाना पड़ता है। टीचर यहाँ पर उसे स्कूल से निकालने की बात कह रहे थे। पहले तो माओ के डैड उन्हें बहुत कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही वो माओ के लिए निकम्मा और नकारा ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं तो उसके डैड को गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर रखे हुए टेबल पर मार कर वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद स्कूल कंपाउंड में बैठे बैठे माँ और उसके डैड बात कर रहे थे, जहाँ पर उसके डैड उसे समझाते हैं कि वो नहीं चाहते कि जैसे सभी उनको अनवर्दी बोलते हैं वैसे ही माँ को भी बोले, और कहते हैं कि वो अपने लिए नहीं तो अपने डैड की अच्छी इमेज बनाने के लिए तो मन लगाकर पढ़ाई करे। माँ ये बात सुनकर समझता है और आगे से मेहनत करने का वादा करता है। फिर जब ये लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी माओ उसके डैड को कहता है कि उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके डैड और शाहवान की मॉम के रिलेशन से वो उन्हें हैप्पीली एक्सेप्ट करता है, जो सुनकर उसके डैड खुश हो जाते हैं और बताते हैं कि माओ की मॉम के बहुत सारे लेटर्स में मेंशन था कि अगर माओ चाहता है तो वो अपनी मॉम के पास जाकर अपनी बाकी स्टडीज़ जापान में पूरी कर सकता है। उसके डैड उसका जो भी डिसीजन होगा उसे सपोर्ट करेंगे। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। माओ तो अपने स्कूल कॉरिडोर से निकल ही रहा था, तभी वो देखता है कि कैसे उनके स्कूल के लिए उसके डैड ने कंप्यूटर सारे स्पॉन्सर किए ताकि बच्चे अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ सके। शाम को फिर शाहवान अपने घर पर एक आदमी को लेकर आता है वॉशिंग मशीन बेचने के लिए। वो आदमी उसे सेकेंड हैंड होने का नाम देकर मशीन की अमाउंट का 30% भी देने को नहीं मानता और शाहवान उसे मशीन नहीं बेच पाता। रात भर वो यही सोच रहा होता है कि कैसे धीरे धीरे उसके डैड को सब भूल रहे हैं और कैसे उसके डैड से उसने प्रॉमिस किया था उसकी मॉम का ध्यान रखने के लिए। वो इन सब सारी चीज़ों काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। अगले दिन वांग बिंग, शाहवान, चेनमो, जियायू और कामेन स्कूल साइकिल से जा रहे होते हैं। उन्हें शॉर्टकट वाले रास्ते पर कुछ बुली लड़के दिखते हैं जो कि एक लड़के को परेशान कर रहे थे। बाकी सभी लोग तो वहाँ से निकलने की बात कर रहे थे, पर चेनमो वहाँ पर जाकर उसे बचाने की कोशिश करती है। वो बुलीज अब चेनमो से बदतमीजी करते हैं कि इतने में वहाँ पर शाहवान आकर वो मैटर सॉल्व करता है और उन पुलिस को भेज देता है। चेनमो को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि शाहवान ने फाइट करने की बजाय उन्हें कावर्डली रिक्वेस्ट करके वहाँ से जाने दिया। वो शाहवान को सुनाने लगती है कि कैसे वो हमेशा अपनी ही सोचता है और बहुत ही सेल्फिश है। शाहवान तो पहले से ही बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रबल में होता है, तो वहाँ से अपनी साइकिल लेकर निकल जाता है। अब स्कूल पहुँचने के बाद जियायू चेनमो को बताती है कि कैसे मशीन्स को बचाने के लिए फैक्ट्री में उसके डैड की डेथ हो गई थी और इस सब की वजह से आज तक उसकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है। चेनमो को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो सभी लोग फिर डिसाइड करते हैं कि वो लोग अगले दिन शाहवान को सॉरी बोलेंगे। शाम को अब जैसे ही शाहवान घर आता है तो अपनी मॉम को कॉल पर बात करते हुए सुनता है, जहाँ पर वो लोग उसे म्यूजियम का पार्ट बनाने के लिए बुला रहे थे। पर शाहवान अपनी मॉम को बोल देता है कि उन्हें वहाँ पर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और स्पीच देने की भी नहीं, क्योंकि एक टाइम बाद वैसे भी सभी लोग उसके डैड की सैक्रिफाइस को भूल गए हैं। अगली सुबह अब शाहवान को सॉरी बोलने के लिए सुबह सुबह स्कूल जाते वक्त सभी लोग उसका वेट कर रहे होते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि शाहवान को तो ओलंपियाड टेस्ट होने के कारण वो जल्दी निकल गया था। वहीं शाहवान फिर जब स्कूल में टेस्ट दे रहा होता है तो उसका दिमाग सही नहीं था। वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा था सारी सिचुएशन के बारे में। इस कारण से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाया और टाइम ओवर हो जाता है। वो पहले से ही काफ़ी सारी चीज़ों से फ्रस्ट्रेटेड था और उसकी क्लासमेट यहाँ पर फिर से वो इम्पोर्टेंट नोट्स का गाना गाने लग जाती हैं। ऊपर से उसका सिलेक्शन भी टीम 1 में नहीं हो पाता ओलंपियाड में अच्छा स्कोर नहीं होने के कारण। सभी चीज़ों से अब फ्रस्ट्रेट होकर शाहवान फिर उन बुलीज के पास जाता है और उनसे उन्हीं की एक क्लासमेट लिऊ जियानफांग को बचाता है। शाहवान को लड़ता हुआ देखकर धीरे धीरे सभी लोग लड़ाई का पार्ट बन जाते हैं और सबको बहुत चोट भी लगती है। उसके बाद उनकी प्रिंसिपल उन्हें स्कूल में बुलाती है और सबको डांटती है। प्रिंसिपल की डांट सुनने के बाद उन्हें पता चलता है कि कैसे जियानफेंग को वो लोग बुली कर रहे थे, क्योंकि वो उनसे कम पैसों में फैक्ट्री से चोरी हुए कपड़े ले रहा था, क्योंकि उसकी फैमिली कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। और धीरे धीरे पता चलता है कि वही था जिसने लंच मनी चुराने की कोशिश करी थी। वो लोग फिर जियानफेंग से दोस्ती कर लेते हैं और उसे प्रॉमिस करते हैं कि हर दिन उन पुलिस से उसे बचाएंगे। वो लोग उसको घर तक भी छोड़ने के लिए जाएंगे। सारे लोग फिर उसके घर के वहाँ पर जाते हैं और एंजॉय करते हैं। जियानफेंग अपनी मॉम के हाथ के बनाए हुए कप एग्स भी सभी के लिए लेकर आता है और इसी बीच में चेनमो शाहवान को सॉरी भी बोल देती है। वो उससे कहती है कि शाहवान और उसके डैड दोनों ही हीरोज़ हैं और बाकी लोग भी एग्री करते हैं और बोलते हैं कि वो उसके डैड की और उनके सेक्रीफाइस की रिस्पेक्ट करते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग 9 नंबर फैक्ट्री के म्यूजियम में होते हैं। फैक्ट्री के डायरेक्टर यहाँ पर सभी को फैक्ट्री के वर्कर्स और उनकी फैमिलीज़ के लिए हार्टफेल स्पीच देते हैं। उसके बाद सभी लोग म्यूजियम घूमने लग जाते हैं। शाओन और एपिंग म्यूजियम घूम ही रहे थे कि डायरेक्टर डोंग उन्हें एक रूम जैसे स्पेस में लेकर जाते हैं, जहाँ पर शाओन की डैड की फैक्ट्री के लिए किए गए सभी अचीवमेंट्स और उनके सभी ब्रेवरी सर्टिफिकेट्स वगैरह सब रखा हुआ था। उस स्पेस को देखकर एपिंग और शाओन थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं और बाकी सभी लोग भी डायरेक्टर डोंग के साथ एपिंग और शाओन को थैंक यू बोलते हैं। वो कहते हैं कि वो शाओन की डैड की सैक्रिफाइस को कभी भी नहीं भूलेंगे और वो हमेशा इस फैक्ट्री के हीरो रहेंगे। इतना इमोशनल, हार्टफेल्ट और रिस्पेक्ट अपने डैड के लिए देखकर शाओन अकेले ही बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। जयू वहाँ पर आकर उसे अंदर फाइनल ग्रुप फोटो के लिए बुलाती है और कहती है कि कैसे वो शाओन के डैड पर नंबर 9 फैक्ट्री पर आर्टिकल लिखेगी स्कूल जर्नल के लिए। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो लोग अब अंदर ग्रुप फोटो लेने के लिए चले जाते हैं। फोटो लेने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पर सबसे पहला काम जो जयू करती है वो तो आर्टिकल लिखना। वो खूब मन से उस आर्टिकल को लिखती है, पर वो स्कूल जर्नल के इस बार के इश्यू में पब्लिश नहीं हो पाता। अब अपना आर्टिकल पब्लिश ना होने के कारण वो बहुत ज़्यादा सैड होती है और उसे सैड देखकर चेंशू डिसाइड करती है कि वो स्कूल जाकर जयू के टीचर से बात करेगी। इसीलिए वो अगले दिन स्कूल जाकर मिस्टर जू से बात करती है। तो मिस्टर जू उन्हें स्कूल जर्नल संभालने वाली चाइनीज टीचर से मिलवाते हैं, जहां वो बताती हैं कि वो इस बार जयू के आर्टिकल इसीलिए नहीं ले पाई क्योंकि ऑलरेडी जर्नल प्रिंटिंग के लिए चला गया था। और दोनों टीचर फिर चेंशू को सजेस्ट करते हैं कि वो जयू को बोले स्कूल जर्नल रिपोर्ट बनाने के लिए, जिसको सुनकर चेंशू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जयू को घर जाकर बताती है, जिस पर वो खुशी से नाचने लग जाती है। अगले दिन फिर स्कूल में बाकी सारे जर्नल रिपोर्टर्स के साथ जयू की टीचर सभी को एक फ़ोटो ऐसे करने को देती है जिसका टॉपिक था द न्यू सेंचुरी और बोलती है कि जिनका ऐसे सबसे अच्छा रहेगा वो पब्लिश भी होगा और वही इस बार स्कूल के ऑफिशियल जर्नल रिपोर्टर भी बनेंगे। वही माओ को उसके स्कूल में टीचर वापस से क्लास में ले लेते हैं। वो यहाँ पर उसका लिखा हुआ ऐसे पढ़ते हैं जिसमें वो एक हीरोइन से मिलने की बात कर रहा था और बोलते हैं कि उस हीरोइन ने उसकी जान कैसे बचाई। टीचर को ऐसे पढ़ने के बाद बहुत ही बकवास लगता है, इसलिए वो उसे दोबारा से लिखने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि वो रियल लाइफ सिनेरियो लिखे, ना कि फिक्शनल। तो माओ ने समझाने की कोशिश करता है कि वो रियल लाइफ इंसिडेंट है, जिस पर उसके सर मानते ही नहीं हैं और उसे वापस से लिखने को कहते हैं। शाम को वो अपने ऐसे के बारे में सोचते सोचते जयू सेलर को मैसेज करती है उसे उसके एक्सपीरियंसेस पूछने के लिए। तब उसे पता चलता है कि सेलर एक मैगजीन कंपनी में एडिटर है। सेलर उन्हें बताता है कि वो अपने ऐसे को कैसे स्टार्ट कर सकती है और जयू ये इनसाइट सुनकर काफ़ी खुश होती है। अगले दिन अब स्कूल में जयू और उसका फ्रेंड स्कूल से मस्ती करते करते साथ में निकलते हैं। कामिनी अब यहाँ पर जयू को न्यू सेंचुरी चलने के लिए बोलती है। उसे फिर से शाओन को कन्फेस करना चाहिए और वो सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। शाम को अब एपिंग के साथ शाओन उनके ओनर के घर पर जाकर उनकी बेटी को पढ़ाता है और जैसे ही वो लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं कि तभी उन्हें लेने के लिए माओ के डैड आ जाते हैं। माओ के डैड यहाँ पर शाओन को माओ को पढ़ाने का बहाना कर कर एपिंग और शाओन को उनके घर तक लेकर आ जाते हैं। घर जाकर शाओन माओ को हेल्प करने के लिए चला जाता है और माओ के डैड एपिंग को समझाते हैं कि वो शाओन को उनके रिलेशनशिप अप्रूव करवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बाहर वो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं और अंदर माओ शाओन को इंगेज करने की कोशिश कर रहा होता है। माओ शाओन को उसके डैड का लेकर दिया हुआ ओलंपियाड बुक भी देता है, पर शाओन अपनी मॉम को लेकर वहाँ से निकलने लग जाता है। कुछ दिनों बाद एपिंग का बर्थडे आने वाला होता है तो माओ के डैड शाओन को बोलते हैं कि वो सब लोग बाहर जाकर डिनर करने का प्रपोजल देते हैं, लेकिन वो उन्हें साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो अपनी मॉम की बर्थडे के लिए ऑलरेडी कुछ प्लान कर चुका है। फिर एपिंग और शाओन वहाँ से निकल जाते हैं। उन दोनों के ऐसे जाने के चक्कर में माओ और उसके डैड सैड हो जाते हैं, लेकिन माओ उसके डैड को चेयर अप करते हैं और बोलते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन अब चेंशू जब घर के लिए आ रही थी तभी वो अपने नेबर बिंग को कुछ तलिस्मन बेचता हुआ देखती हैं। बिंग यहाँ पर चेंशू और बाकी लोगों को बताता है कि मिलेनियम बग करके एक बग है जो कि लोगों को इफेक्ट करेगा और कहता है कि जिन जिन लोगों के घर पर कंप्यूटर्स हैं उनके लिए ये साल अनलकी रहेगा। इन सब बातों से डर कर चेंशू अपने और अपने फ्रेंड्स के लिए ये तलिस्मन लेकर वॉन्टॉन शॉप में आ जाती हैं और सभी को इसके बारे में बताती हैं, जिसकी बात सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। और एपिंग माओ के डैड को यहाँ पर बाहर वेट करता हुआ देखकर वहाँ से काम करने जाने का बहाना देकर निकल जाती हैं। माओ के डैड फिर एपिंग को ग्रेवयार्ड लेकर जाते हैं और कहते हैं कि कैसे उनका दोस्त उन्हें पैसे वापस नहीं दे पाया था, इसलिए उन्हें पीस ऑफ लैंड कोलेट्रल के नाम पर दे रहा है।
माओ के डैड यहाँ पर ये भी कहते हैं कि इन फ्यूचर वो शाहवान के डैड के पास एपिंग का ग्रेव स्टोन रखेंगे और उनसे थोड़ी दूर अपना ग्रेव स्टोन, ताकि शाहवान को ना लगे कि वो उसके डैड की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही ऐसा भी न लगे कि वो उसकी मॉम को उससे दूर कर रहे हैं। माओ के डैड की ग्रेव स्टोन की सब बातें सुनकर एपिंग गुस्सा हो जाती है और उसे काम डाउन करने के लिए वो सॉरी बोलते हैं। वो कहते हैं कि छोड़ो ये सब। वो लोग फिर शाहवान की डैड की ग्रेव विजिट करते हैं और एपिंग से पूछते हैं कि उसके बर्थडे का क्या प्लान है, तो बताती है कि शाहवान उसके लिए घर पर ही खाना बनाएगा। इधर काफ़ी सोचने के बाद जयू अपने ऐसे लिखती है रेडियो सुनते सुनते। वो अपनी लिखी हुई स्टोरी भी देती है ताकि वो आरजे भी उसे पढ़कर सुनाए, ताकि शाहवान तक उसकी फीलिंग्स पहुंच जाए। और फाइनली नई 2000 सेंचुरी चालू हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि तीनों लड़कियां कामेन, जायू और चेनमो अपने ग्रुप का नाम जूस गर्ल्स रखती हैं, स्पाइस गर्ल्स से इंस्पायर होते हुए, और प्रॉमिस करते हैं कि इस नई सेंचुरी में जो भी उन्हें करना है वो वही करेंगे, बिना चैलेंजेस से डरे हुए। जायू अपने चैलेंज के हिसाब से अपने लेटर पोस्ट कर देती है आरजे के लिए, और कामेल अपने फेवरेट आर्टिस्ट जेफ के फैन साइन में जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जेफ को अचानक से बीजिंग जाना पड़ जाता है, इसीलिए वो फैन साइन कंप्लीट नहीं कर पाता। कामेन तो इससे सैड हो जाती हैं और जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है जायू को लेकर पार्किंग में भागती हैं ताकि वो जेफ से मिल सके। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।